हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीप्ति सिंह। लास्ट क्लास में हमने डीएनए रेप्लिकेशन क्या है और ये इसके लिए कौन कौन सी मेथड सजेस्ट की गई हैं इनके बारे में पढ़ा था। आज हम इसी के आगे डीएनए रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है, यानी कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इसमें और कौन कौन से एंजाइम जो हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन में भाग लेते हैं, इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस सेल के न्यूक्लियस के अंदर होती है और ये सेल डिवीज़न के एस फेज़ के अंतर्गत होती है। ठीक है, एस फेज़ में डीएनए रेप्लिकेशन संपन्न होता है। तो देखिए डीएनए रेप्लिकेशन में होता क्या है। सबसे पहले डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नाइट्रोजनस क्षारकों के बीच में जो हाइड्रोजन बंध होते हैं वो टूटते हैं, जिसकी वजह से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब ये दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट के समान कार्य करते हैं और अपने लिए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो और न्यूक्लियस के अंदर स्वतंत्र न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो पृथक हुए डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर एक बारी बारी से अनुपूरक क्रम में यानी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में जुड़ते जाते हैं। तो इस प्रकार से जो पुराना डीएनए स्ट्रैंड होता है वो अपने लिए नए डीएनए स्ट्रैंड बनाता है जो उसकी आइडेंटिकल कॉपी होता है। तो इस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में भाग लेते हैं, जिसमें से प्रमुख एंजाइम है डीएनए हेलिकेज एंजाइम। ये एंजाइम जो है वो डीएनए कुंडली को विकुंडलित करता है, मतलब डीएनए की जो हेलिक्स होती है, डबल हेलिक्स, उसको ये खोलता है। सेकेंड एंजाइम है डीएनए टोपोआइसोमरेज एंजाइम। यह कुंडली के टेंशन को कम करने का कार्य करता है। इसको हम लोग आगे समझेंगे कि किस तरह से ये कुंडली के टेंशन को कम करता है। थर्ड है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन का, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज ही डीएनए का सिंथेसिस करता है, यानी कि डीएनए के संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है, अगला है डीएनए लाइगेज। ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ते हैं। ठीक है, अगला है आरएनए प्राइमर, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन को प्रारंभ करता है, उसका इनिशिएशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइमेज। प्राइमेज जो है वो प्राइमर को बनाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सब एंजाइम जो हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन में सहयोग करते हैं। अब ये किस प्रकार से इन कार्यों को करते हैं इसको हम आगे समझते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो किन किन स्टेप्स में होती है। यहाँ पर हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है डीएनए रेप्लिकेशन का, फर्स्ट स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ ऑल द न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि सभी न्यूक्लियोटाइड्स का सक्रियकरण। तो पहले चरण के अंतर्गत कोशिकीय पूल में जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, कौन से न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो इन सभी न्यूक्लियोटाइड्स का सक्रियकरण किया जाएगा, मतलब उनको एक्टिवेट किया जाएगा। हमें पता है कि 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो ये सारे न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट स्टेज में होते हैं। इस स्टेज में ये इनएक्टिव या अक्रिय होते हैं। ठीक है, जैसे कि डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडाइन मोनोफॉस्फेट। तो ये हम देख रहे हैं कि सारे जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो मोनोफॉस्फेट फॉर्म में हैं। ठीक है, तो इनका एटीपी और एक एंजाइम जिसका नाम है फास्फोराइलेज एंजाइम। ठीक है, तो एटीपी और फास्फोराइलेज एंजाइम की सहायता से इन सारे इनएक्टिव फॉर्म में जो न्यूक्लियोटाइड हैं इनको एक्टिव फॉर्म में चेंज किया जाता है, यानी कि इनका सक्रियकरण किया जाता है। तो देखिए ये जो मोनोफॉस्फेट रूप में है ये यहाँ पर एटीपी के द्वारा और फास्फोराइलेज एंजाइम की मदद से ट्राईफॉस्फेट रूप में परिवर्तित हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट था वो चेंज हो जा रहा है डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट में। इसी प्रकार से डीऑक्सी ग्वानोसाइन ट्राईफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसाइन ट्राईफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडाइन ट्राईफॉस्फेट। तो सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो मोनोफॉस्फेट से ट्राईफॉस्फेट में चेंज हो गए हैं, यानी कि ये इनएक्टिव स्टेज से
एक्टिव स्टेज में आ गए हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया डीएनए रेप्लिकेशन का कि कोशिकीय पूल में जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो इनएक्टिव रूप में हैं, अक्रिय अवस्था में हैं, उनको सक्रिय अवस्था में परिवर्तित करना। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं। चलिए अब सेकंड स्टेप है रेप्लिकेशन का, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि जो उद्भव बिंदु है या ओरिजिन पॉइंट है उसका फॉर्मेशन या निर्माण करना। तो इस स्टेप के अंतर्गत जो डीएनए है उस पर ओरिजिन पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर यदि हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए काफ़ी छोटा होता है, इसलिए वहाँ पर केवल एक ही ओरिजिन पॉइंट होगा, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनका डीएनए काफ़ी लंबा होता है, इसलिए उस पर एक से अधिक ओरिजिन पॉइंट होंगे। तो ये डीएनए है जिसमें कि रेप्लिकेशन होना है, तो इस पर यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है जहाँ से कि रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, इसी को हम उद्भव बिंदु बोलते हैं। अब थर्ड स्टेप है कट और इंसिजन इन डीएनए। तो इसके अंतर्गत डीएनए के ओरिजिन पॉइंट पर कट होगा, मतलब जहाँ पर डीएनए का ओरिजिन पॉइंट बना है वहाँ पर एक कट या चीरा लगेगा, इंसिजन होगा। और ये जो कट है वो एक एंजाइम जिसका नाम है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसके द्वारा होगा, इसके द्वारा ये क्रिया होगी। तो ये जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, एंडो का मतलब होता है अंदर और न्यूक्लियस का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड, मतलब न्यूक्लिक एसिड के अंदर ये एंजाइम एक कट लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये डीएनए का ये जो ओरिजिन पॉइंट है यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से एक कट लग रहा है, मतलब ये डीएनए यहाँ से कट हो जा रहा है और यहीं से फिर डीएनए अनवाइंड होना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 4, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का विकुंडलीकरण या डीएनए का अकुंडलीकरण। तो इस स्टेप के अंतर्गत डीएनए के जिस ओरिजिन पॉइंट पर कट लगा है वहाँ से ये अनवाइंड हो जाएगा। तो देखिए, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए हेलिकेज, ये जो अनवाइंडिंग की प्रोसेस है या विकुंडलीकरण की जो प्रक्रिया है, ये एक एंजाइम जिसका नाम है डीएनए हेलिकेज एंजाइम, जिसे कि रैप प्रोटीन भी कहा जाता है, इसकी मदद से होता है। ठीक है, यह एंजाइम सारे हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर डीएनए को अकुंडलित कर देता है। ये जो एंजाइम है डीएनए हेलिकेज एंजाइम, ये डीएनए को अनवाइंड या अनजिपिंग किस प्रकार से करता है, उसके सारे जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, तो उनके बीच के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड को ये तोड़ देता है, जिसके कारण कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो अनवाइंड हो जाते हैं या विकुंडलित हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसका मतलब ये है कि एडेनिन और थायमिन के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये डीएनए अणु डीएनए हेलिकेज या रैप प्रोटीन के द्वारा इस तरह से अनवाइंड हो जा रहा है, मतलब कि विकुंडलित हो रहा है। ठीक है, वाई शेप्ड में ये अनवाइंड दिखाई दे रहा है। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं स्टेप नंबर 5। अब देखिए अगला स्टेप है यूज़ ऑफ एसएसबीपी। एसएसबीपी यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। तो अनवाइंड हुए डीएनए स्ट्रैंड वापस फिर से इंटरकॉइल ना हो जाएं, यानी कि आपस में वो फिर से कुंडलित ना हो जाएं, उसको रोकने के लिए एसएसबीपी का यूज़ किया जाता है। डीएनए स्ट्रैंड के इंटरकॉइलिंग को रोकने के लिए एसएसबीपी का प्रयोग। ठीक है, तो ये एसएसबीपी यानी एक प्रकार का प्रोटीन है जिसे कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं। तो ये क्या करता है कि डीएनए के अनवाइंडिंग स्ट्रैंड को फिर से इंटरकॉइलिंग होने से रोकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डीएनए के अनवाइंड हुए स्ट्रैंड आपस में इंटरकॉइल हो रहे हैं, तो ये एसएसबीपी का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो ये क्या करेगा, इसके दोनों स्ट्रैंड को खींचकर उनकी जगह पर स्थिर रखेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं पॉइंट्स ये सब क्या हैं, ये सब एसएसबीपी हैं और ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को खींचकर एक दूसरे से अलग रखते हैं और उनकी जगह पर रखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अनवाइंड डीएनए है वो किस शेप में दिखाई दे रहा है, वाई शेप में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड, तो यहाँ पर डीएनए वाई शेप्ड रेप्लिकेटिंग फॉर्क बना रहा है। ठीक है, अब इसके बाद स्टेप 6 आता है, जिसके अंतर्गत डीएनए अकुंडलीकरण के कारण उत्पन्न टेंशन को कम करना। मतलब कि
जो डीएनए अनवाइंड हुआ है या अकुंडलित हुआ है, ठीक है, उसके कारण क्या होता है कि डीएनए के ऊपरी भाग पर एक टेंशन या तनाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि हम यदि एक रस्सी को बीच से पकड़कर खींचें, है ना, दो भागों में उसको हम बीच से पकड़कर खींचें तो उसके ऊपर की ओर एक टेंशन उत्पन्न होगा, और यदि खिंचाव ज़्यादा होगा तो रस्सी टूट भी सकती है। तो वही चीज़ डीएनए में भी होता है। डीएनए के अनवाइंडिंग के कारण उसके ऊपर की ओर टेंशन या खिंचाव बढ़ जाता है। इस टेंशन को हटाने के लिए टोपोआइसोमरेज एंजाइम का यूज़ करते हैं, ठीक है। इस टेंशन को हटाने के लिए टोपोआइसोमरेज एंजाइम का यूज़ करते हैं, यानी कि यहाँ पर डीएनए में जो टेंशन उत्पन्न हो जाता है उसको कम करने के लिए या उसको दूर करने के लिए एक विशिष्ट एंजाइम का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है टोपोआइसोमरेज। तो यहाँ पर आप लोग चित्र में देखिए, तो यहाँ पर देखिए डायग्राम में, इसमें आप देखिए ऊपर की ओर जो डीएनए है ना, मतलब अनवाइंड जो स्ट्रैंड है या अकुंडलित स्ट्रैंड के ऊपर की ओर जो डीएनए है वो बहुत ज़्यादा क्या है, कुंडलित है, बहुत ज़्यादा कुंडलित है, मतलब उस पर बहुत ज़्यादा टेंशन है, ठीक है। तो टोपोआइसोमरेज एंजाइम जो होता है वो इस टेंशन को कम करता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो टेंशन है वो रिलीज्ड हो गया है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा हो रहा है, टोपोआइसोमरेज की सहायता से। टोपोआइसोमरेज एंजाइम को ही डीएनए गाइरेज भी कहा जाता है। इसके बाद स्टेप 7 है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर, यानी कि आरएनए प्राइमर का निर्माण। तो ये आरएनए प्राइमर होता क्या है, आरएनए प्राइमर आरएनए का एक छोटा खंड होता है और इसका निर्माण डीएनए प्राइमेज एंजाइम की हेल्प से होता है, ठीक है। आरएनए प्राइमर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि ये डीएनए के सिर्फ 3 प्राइम एंड को ही बाइंड कर सकता है, 5 प्राइम एंड को आरएनए प्राइमर बाइंड नहीं कर सकता है, वहाँ पर उसको काफ़ी दिक्कत होती है। तो जब डीएनए अनवाइंड होता है यानी उसके दोनों स्ट्रैंड अकुंडलित होते हैं तो उसमें एक स्ट्रैंड 3 प्राइम एंड होता है और दूसरा स्ट्रैंड 5 प्राइम एंड होता है। तो जो आरएनए प्राइमर है वो 3 प्राइम एंड को तो आसानी से बाइंड कर लेता है, लेकिन इन 5 प्राइम एंड पर बाइंडिंग करने में उसको काफ़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है, ये डीएनए में के 2 स्ट्रैंड में एक 5 प्राइम एंड है और दूसरा 3 प्राइम एंड है। तो ये आरएनए प्राइमर जो है वो 3 प्राइम एंड को, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए की नई श्रृंखला का निर्माण। तो अब यहाँ पर डीएनए के नए स्ट्रैंड या नई श्रृंखला का निर्माण एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम की मदद से होता है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो डीएनए के नए स्ट्रैंड को बनाता है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को केवल 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड डायरेक्शन में ही जोड़ सकता है। तो अभी हमने देखा कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये इसकी विशेषता होती है कि ये 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड डायरेक्शन में ही न्यूक्लियोटाइड्स को बाइंड कर सकता है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है ये टेम्पलेट के लिए नहीं है बल्कि ये नए बनने वाले स्ट्रैंड के लिए है जो नए बन रहे हैं। अब देखिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सभी सक्रिय न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए टेम्पलेट की ओर अट्रैक्ट करेगा और सभी न्यूक्लियोटाइड्स को कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में जोड़कर न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा। क्या मतलब हुआ इसका कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो सभी एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स को, जो हमने फर्स्ट स्टेप में देखा था कि किस तरह से जो मोनोफॉस्फेट फॉर्म में रहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स उनको एक्टिवेट किया जाता है, यानी उनको ट्राईफॉस्फेट फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है एटीपी की मदद से। तो सक्रिय न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड पर अनुपूरक क्रम में, यहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड पर यानी कि डीएनए टेम्पलेट पर, जो पेरेंटल डीएनए है वो टेम्पलेट का कार्य करता है, तो उस पर सारे न्यूक्लियोटाइड्स अनुपूरक क्रम में जुड़ते चले जाते हैं और इस तरह से डीएनए के नए स्ट्रैंड का निर्माण होता है, ठीक है। अब इन सारे स्टेप्स को एक बार हम फिर से इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए कि ये डीएनए जो है ये अनवाइंड हो चुका है यानी विकुंडलित हो चुका है, इसके दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो टेम्पलेट का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे डीएनए हेलिकेज एंजाइम को। ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, डीएनए स्ट्रैंड के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है जिसके कारण कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से
अनवाइंड हो जाते हैं या अकुंडलित हो जाते हैं। तो ये हो गया डीएनए हेलिकेज एंजाइम। अब ये जो अलग हुए स्ट्रैंड हैं ये टेम्पलेट का कार्य करेंगे और अपने लिए न्यू डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण करेंगे। यहाँ पर देखिए ये एसएसबीपी प्रोटीन है जो दोनों टेम्पलेट में दिखाई दे रही हैं। एसएसबीपी प्रोटीन यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है। इसका कार्य क्या होता है कि डीएनए के ये दोनों अनवाइंड हुए स्ट्रैंड्स को अपनी जगह पर स्थिर रखता है, इनको आपस में इंटरकॉइल होने से रोकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है टोपोआइसोमरेज एंजाइम। टोपोआइसोमरेज एंजाइम का कार्य क्या होता है, ये कुंडली के टेंशन को कम करता है। जब एसएसबीपी प्रोटीन डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को खींच कर रखता है ताकि वो आपस में इंटरकॉइल ना हो सकें, यानी कि आपस में फिर से कुंडलित ना हो सकें, तो इसकी वजह से डीएनए के ऊपरी पोर्शन पर एक टेंशन उत्पन्न हो जाता है, खिंचाव उत्पन्न होता है और डीएनए का जो ऊपरी भाग होता है वो बहुत ज़्यादा कॉइल्ड हो जाता है। तो उस टेंशन को रिलीज़ करने के लिए यहाँ पर टोपोआइसोमेरेज एंजाइम आकर बैठता है जो कि डीएनए के कुंडलिनी के टेंशन को कम करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आरएनए प्राइमर है। आरएनए प्राइमर की विशेषता क्या होती है कि यह केवल 3 प्राइम एंड को ही बाइंड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों टेम्पलेट में से एक जो टेम्पलेट है वो 3 प्राइम एंड का रहेगा और दूसरा टेम्पलेट 5 प्राइम एंड का है। तो जो 3 प्राइम एंड का टेम्पलेट है वहाँ पर आरएनए प्राइमर बहुत ही आसानी से बाइंडिंग कर लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आरएनए प्राइमर 3 प्राइम एंड पर बाइंडिंग कर रहा है और ये 5 प्राइम एंड के न्यू स्ट्रैंड को बनाएगा। यहाँ पर ये है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स को अट्रैक्ट करता है और वो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में यहाँ पर आकर जुड़ते चले जाते हैं। तो ये 3 प्राइम एंड पर आरएनए प्राइमर जो है वो सतत रूप से नई श्रृंखला का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से टेम्पलेट के 3 प्राइम एंड पर जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनेगा, यानी कि जो नई श्रृंखला बनेगी वो सतत श्रृंखला के रूप में बनती है। तो इस प्रकार से इस स्ट्रैंड को, ठीक है, जो 3 प्राइम एंड पर बन रहा है, जहाँ पर जो 3 प्राइम एंड पर बन रहा है, तो इस स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड या कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो नई श्रृंखला बन रही है डीएनए की वो सतत रूप से बन रही है। तो इस प्रकार से ये कहलाएगा लीडिंग स्ट्रैंड, या इसी को हम कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी बोलेंगे, यानी कि सतत श्रृंखला बोलेंगे। जबकि दूसरे टेम्पलेट की हम बात करें जो 5 प्राइम एंड है, ठीक है, इस टेम्पलेट पर आरएनए प्राइमर को बाइंडिंग करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर आरएनए प्राइमर जो है वो कई जगह पर आकर बाइंडिंग करता है। तो यहाँ पर आरएनए प्राइमर जो है वो कई जगह पर बाइंड होता है और इस प्रकार से यहाँ पर जो नए डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण होता है उसे लैगिंग स्ट्रैंड या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोलते हैं, क्योंकि ये सतत रूप से नहीं हो रहा है। इस टेम्पलेट पर जो डीएनए स्ट्रैंड बनता है वो छोटे छोटे खंडों के रूप में बनता है, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बनता है। तो इन टुकड़ों को या इन खंडों को ही हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स क्या है ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स या टुकड़ों के रूप में बन रहा है, इसलिए इनको ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड बन रहे हैं उसमें से एक स्ट्रैंड कहलाता है लीडिंग स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड कहलाता है लैगिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पर अब हम दोनों नए बने डीएनए को देखते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक जो स्ट्रैंड है वो पेरेंटल स्ट्रैंड है या टेम्पलेट है और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड है, जिसको कि हम कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। ठीक है, जबकि दूसरे डीएनए में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नई श्रृंखला बन रही है या नया स्ट्रैंड बन रहा है वो छोटे छोटे खंड के रूप में, टुकड़ों के रूप में बन रहा है, जिनको कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं। यहाँ पर एक एंजाइम जो डीएनए लाइगेज एंजाइम कहलाता है वो इन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को आपस में जोड़ता है और इस प्रकार से फिर नए डीएनए का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम एक स्टेप और बता सकते हैं, ज्वाइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ये 9th स्टेप हो जाएगा, जिसमें कि जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट हैं वो आपस में जुड़ेंगे और न्यू स्ट्रैंड का निर्माण करेंगे। तो ये डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन में जो नए डीएनए बन रहे हैं उसमें से एक स्ट्रैंड जो है उसमें से एक स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड है और एक स्ट्रैंड न्यू बन रहा है।
तो इसलिए ये रेप्लिकेशन की सेमी कंजर्वेटिव मेथड है। ठीक है, तो बच्चों आज का हमारा ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।